नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और आपके साथ मैं हूं यतेंद्र शर्मा। आज बड़ी बहस में किसानों के बिल पर चर्चा करेंगे क्योंकि इस वक्त किसान दुविधा में है, क्योंकि विपक्ष संसद से सड़क तक केंद्र के इन तीनों बिलों का पुरजोर विरोध कर रहा है। तो वहीं सरकार बार बार लोगों के बीच यही कह रही है कि इससे किसानों को बड़ा फायदा होगा, एमएसपी पर फसल खरीदी जाएगी और सबसे बड़ी बात कि इन बिलों के जरिए किसानों को अपनी फसल कहीं भी बेचने की आज़ादी होगी, यानी यहाँ ज़्यादा दाम मिलेगा, वहाँ पर ही किसान अपनी फसल बेच सकेंगे। सबसे पहले बिल के बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से कृषि सुधार बिल कहे जा रहे 3 में से 2 विधेयक रविवार को राज्यसभा में ध्वनिमत से पारित हो गए। अब इस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अंतिम मोहर लगनी बाकी है, जिसके बाद यह कानून बन जाएंगे। 2 बिल जो संसद से पास हो चुके हैं, उनमें से एक कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 और दूसरा कृषक सशक्तिकरण संरक्षण यानी कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 है। सरकार इन दोनों बिलों को किसानों के हित में बता रही है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये विधेयक धीरे धीरे मंडियों को खत्म कर देंगे और फिर निजी कंपनियों को बढ़ावा देंगे, जिससे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलेगा। इन दोनों बिलों को लेकर विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक प्रदर्शन कर रहा है। कल यानी 25 सितंबर को एक बार फिर से भारत बंद ऐलान किया गया है। हरियाणा में स्थिति को नियंत्रण करने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। गृह मंत्री अनिल विज ने साफ कर दिया है कि बिना परमिशन आंदोलन की इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि कोरोना चल रहा है। अनिल विज ने कहा है कि आंदोलन करना सबका अधिकार है, वो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए डीसी से इजाजत लेनी होगी। इतना ही नहीं, कोरोना के नियमों का पालन भी करना होगा और कौन कौन नेता प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे उनके नाम भी बताने होंगे। तो इन तमाम मुद्दों पर आज हम इस बड़ी बहस में चर्चा करेंगे। बड़ी बहस में चर्चा पर जाने से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बात भी सुना देते हैं हम आपको। वो समझा रहे हैं कि इस बिल में क्या प्रावधान है और किसानों को किस तरह से इससे लाभ होगा। ये विधेयक खेत का कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं है। खेत का मालिक किसान है, उस पर उपजने वाली फसल का मालिक किसान है, लेकिन किसान को इस विधेयक के अंतर्गत बुआई से पहले ही फसल का मूल्य की गारंटी मिल पाए और फसल का वह एग्रीमेंट किसी से भी कर पाए, इस बात का प्रावधान ये हमारा विधेयक करता है। इस करार में इस बात का भी उल्लेख होगा कि अगर भाव में बढ़ोतरी इतना प्रतिशत होगी तो उसका इतना प्रतिशत हिस्सा किसान को भी मिले। तो एक पहले मूल्य की गारंटी मिली और उसके बाद जब फसल आएगी तो अगर भाव बढ़ेगा तो उसको उसका भी हिस्सा मिलेगा। लोग बोलते हैं कि भाई इसके कारण तो अडानी आ जाएगा, अंबानी आ जाएगा और ज़मीन पर कब्जा कर लेगा। ये कोई मतलब अलोकतांत्रिक देश थोड़ी ना है, डेमोक्रेसी है। कोई भी आके किसी की ज़मीन पर कैसे कब्जा कर लेगा। और अभी तक जो लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग महाराष्ट्र में, गुजरात में, हरियाणा में कर रहे हैं, तो किसने किसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया, इसका किसी के पास कोई प्रमाण नहीं। लेकिन हमने किसान को इस विधेयक में सुरक्षा दी है कि इस विधेयक में किसान की भूमि से संबंधित कोई भी लिखा पढ़ी नहीं की जा सकती, किसान की सुरक्षा। दूसरा, हमने यह भी कहा है इस विधेयक में कि किसान जब चाहे तब कॉन्ट्रैक्ट छोड़ सकता है, लेकिन जो व्यापारी है वो कॉन्ट्रैक्ट तब तक नहीं छोड़ सकता जब तक किसान को करार में की गई कीमत का भुगतान नहीं कर। इसी मुद्दे को लेकर हरियाणा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। आंदोलन में किसानों ने हिस्सा न लेने की अपील करते हुए धनखड़ ने क्या कुछ कहा, वो हम आपको सुनाते हैं। पहली बात तो ये है कि ये लोग विचार बदलू लोग हैं। ये केवल दशकों तक परिवर्तन की बातें करते रहे, इन्होंने परिवर्तन किए नहीं। कांग्रेस पार्टी ने अपना एक कमीशन बनाया स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन साहब की लीडरशिप में,
और स्वामीनाथन साहब बड़े अच्छे आदमी थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी और उस रिपोर्ट के बाद भी कांग्रेस पार्टी 6 साल सत्ता में रही, उन्होंने उस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट नहीं किया। ठंडे बस्ते में काम डालने का काम स्वामीनाथन रिपोर्ट को कांग्रेस ने करके रखा। उसी पर जब प्रेशर पड़ा तो हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट बनाई थी, वो कमेटी की रिपोर्ट भी इम्प्लीमेंट की। हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट की सबसे प्रमुख सिफारिश थी कि कंपनसेशन 6 से 10 हज़ार रुपये किया जाएगा। हुड्डा साहब उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं करके गए। तो कांग्रेस पार्टी का चाहे ऊपर का व्यवहार हो चाहे यहाँ का व्यवहार हो, मैं तुलनात्मक दृष्टि से भी देखता हूँ। पंजाब में कांग्रेस पार्टी का शासन है, किसानों को कंपनसेशन 8,000, हरियाणा में 12,000, वहाँ गन्ने का भाव 310, यहाँ गन्ने का भाव 340, एक भी पैसा बकाया नहीं रहता। फसल बीमा इम्प्लीमेंट कर यहाँ 2600 करोड़ रुपया किसानों को दे चुके हैं, वहाँ फसल बीमे की इम्प्लीमेंटेशन नहीं। अनेक मामलों में अपने किसानों को पीछे रखना ये कांग्रेस की फितरत रही है। और अब कांग्रेस जब किसानों के पक्ष में कुछ सुधार आए हैं तो उसके बारे में भ्रम फैलाकर राजनीति कर रही है। पहला भ्रम फैलाने का काम किया कि इससे मंडी टूट जाएगी और एमएसपी नहीं रहेगा, ये कोरी झूठ है। एमएसपी भी रहेगा और मंडी भी रहेगी, खरीद ज्यों की त्यों होगी। ये जो 3 अध्यादेश हैं ये पूरे सिस्टम के विकल्प के रूप में नहीं हैं, ये एक थोड़े से डायरेक्ट मार्केटिंग करने वाले किसानों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था है। लेकिन उन्होंने प्रोजेक्शन इस तरह की कि ये पूरे का विकल्प बन जाएंगे और एक झूठा बोलकर एक आंदोलन खड़ा करने का काम किया। मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों को ये संदेश देना चाहता हूं कि अक्टूबर का माह खरीफ की फसलों के खरीद का माह है। 1 अक्टूबर से खरीद प्रारंभ होती है, हरियाणा में भी होगी, पंजाब में भी होगी। इन्होंने जानबूझकर 25 सितंबर का कार्यक्रम रखा है। अगर ये 25 अक्टूबर रखते तो इनके कार्यक्रम में कोई नहीं आता, क्योंकि 31 अक्टूबर तक तो अधिकांश खरीद हो जाती है, जिसका मेजर हिस्सा 25 अक्टूबर तक खरीदने आ जाता है, क्योंकि उस समय इनकी झूठ की पोल खुल जाती है। इसलिए मंडी व्यवस्था जो की क्यों है, एमएसपी जो का क्यों है, रबी की फसलों के एमएसपी घोषित कर दिए गए हैं और मोदी शासन आने के बाद 500 से लेकर 5,000 तक अलग अलग फसलों के एमएसपी के दाम बढ़े हैं। तो ये पहला विषय आपके माध्यम से मैं यही अपील करना चाहता हूं कि जो कांग्रेस ने भ्रम फैलाया है, किसान भाइयों, जब खरीद होगी तो आपको भी लगेगा कि ये लोग झूठ बोल रहे थे और झूठ के आधार पर एक आंदोलन खड़ा कर रहे थे। आपके अनाजों की पिछली तरह से ही खरीद होगी। बिल के विरोध में इनेलो नेता अभय चौटाला ने भी पैदल मार्च निकाला। उन्होंने इस बिल को लेकर क्या कहा वो सुनिए। कांग्रेस बीजेपी दोनों मिलकर के इस देश के किसान को खत्म करना चाहती है। जहाँ इस देश के किसान को खत्म करना चाहती है, वहीं इस देश के अंदर उनकी एक सोच है कि रीजनल पार्टियां जो लोगों के साथ खड़ी होकर न्याय करवाती है, उनको भी कमज़ोर किया जाए। ये लगातार आपस में मिलकर के इस तरह की योजनाएं बनाने में लगे रहते हैं। कांग्रेस नागनाथ है, बीजेपी सांपनाथ है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही तरह के लोग हैं। आज किसान अच्छी तरह से इस बात को समझ चुका है, जागृत हो चुका है कि ये दोनों पार्टियां केवल तुम्हें मारने के लिए आपस में साठ-गांठ करके लोग दिखाव के रूप में एक दूसरे का विरोध करती है। अंदर खाने सब लोग। राजनीति किसानों के सवालों पर हो रही है। सवाल यह है कि मसीहा इन किसानों का कौन बनेगा। लेकिन इंडिया न्यूज़ हरियाणा का सवाल यह है, क्या भारत बंद जो किसानों ने जिसका ऐलान किया है, क्या उससे उनकी मांग पूरी हो जाएगी? और क्या कांग्रेस कृषि बिलों पर भ्रम फैला रही है जो सरकार का आरोप है? और केंद्र सरकार की बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं किसान? तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार की तरफ से की जा रही है, बड़े बड़े नेता मैदान में उतारे जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी किसान क्यों नहीं समझ पा रहे? और नए कृषि बिल जब
प्रभावी होंगे तो इनका कितना असर किसानों पर होगा। इंडिया न्यूज़ हरियाणा के सवाल हैं जिन पर हम बड़ी बहस करेंगे। आज बड़ी बहस में हमारे साथ तमाम राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता, उनके नेता जुड़ेंगे। बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ेंगे। कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता हैं बाल मुकुंद शर्मा जी हमारे साथ रहेंगे। वहीं जेजेपी की तरफ से अरविंद भारद्वाज जी रहेंगे और इसके अलावा इनेलो और भाकियू के नेता भी हमारे साथ रहेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल राकेश कुमार जी जो भाकियू की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, मोदी सरकार हो या मनोहर सरकार, उन्होंने अपने तमाम बड़े नेताओं को भ्रम दूर करने के लिए उतार दिया, लेकिन आप उसके बावजूद भी भारत बंद के ऐलान पर अड़े हुए हो। भ्रम कहां पर है और क्या इस भारत बंद से किसानों की समस्या हल हो जाएगी? देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि क्या व्यवस्था भाषणबाजी में चलती है या कानून से चलती है, संविधान से चलती है। हम किसान जो है देश में जो आंदोलन कर रहे हैं, किसान तो सिर्फ एक डिमांड कर रहे हैं कि हमारा एमएसपी सिक्योर कर दो, कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसान को मिलेगा। उसको जो है सरकार बहला रही है, फुसला रही है, उस बात पे नहीं आ रही। किसान मांग क्या रहा है? आंदोलन की बात, जो बात आंदोलन की रखी गई है भारत बंद की, वो तो चिताया जा रहा है, किसानों का गुस्सा सरकार को दिखाया जा रहा है। और केवल किसान ही नहीं, ये अब जन आंदोलन बनाने की तैयारी कर चुका है। जन आंदोलन की तरफ जो है आज देश का किसान बढ़ चुका है और इसमें जो है देश की जनता जुड़ रही है। उनको समझ में आ रही है कि जो किसान को नहीं बचा पाए, देश की जनता को। लेकिन राकेश जी, चाहे सरकार की तरफ से हर मोर्चे पर, हर स्तर पर बोल दिया गया, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी बोला है कि एमएसपी जारी रहेगी, एमएसपी नहीं हटेगी, दिक्कत कहां आ रही है? देखिए, भाषण से काम नहीं चलेगा जी। आप कई भाषण पहले मोदी जी ने देख नहीं किए। उन्होंने 15 लाख की बात की थी, उन्होंने पहली कलम से कर्जा माफ की बात की थी। यानी कहीं ना कहीं किसान जो भाजपा सरकार की है, उस झूठ को जो है अब जो है किसान मानने को तैयार नहीं है और रिटर्न में अपना फैसला कानून के माध्यम से मांग रहा है। तो उनमें देने में दिक्कत क्या है? जब कह रहे हैं हर से, तो उसको कानून बनाने में आपने पहले के कानून देखे हैं क्या? उसमें एमएसपी का जिक्र किया गया है? कौन से कानून में किया गया? कौन सा कानून है जरा बताएंगे जिसमें एमएसपी का जिक्र हो? ये तो एक सरकार की तरफ से व्यवस्था रहती है। जी नहीं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किसान को जो सपोर्ट करना है प्राइस का। नहीं, पहले किस कानून में ये व्यवस्था की गई थी? क्या लिखित में दिया गया था कि इससे पहले कानूनों में या इससे पहले की सरकारों ने किसी बिल में प्रावधान किया हो? सीएससी का मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाया क्यों गया? सपोर्ट तो करना कम से कम नहीं। आप मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब ये नहीं है राकेश जी। मैं पूछ रहा हूँ क्या इससे पहले के किसी कानून में एमएसपी को लेकर बात कही गई है जो आप इस बार मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री खुद मोर्चे पर आ गए, सामने आ गए, उन्होंने ऐलान कर दिया कि एमएसपी जारी रहेगी। कोशिश कर रहा हूँ कि मिनिमम प्राइस कम से कम किसान को ये रेट मिलेगा, ये सरकार की गारंटी होती है जी। ये सरकार की गारंटी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब। नहीं, यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या इससे पहले गारंटी कहीं लिखित में दी गई थी किसी बिल में, किसी कानून में? वही बार समझा रहा हूँ। ठीक है, शायद आप मेरा सवाल समझ नहीं पा रहे हैं। इनेलो प्रवक्ता ओंकार सिंह भी जुड़े हमारे साथ, ओंकार जी भी जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास आऊंगा। लेकिन पहले प्रोफेसर साहब जो बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं, वीरेंद्र जी, राकेश जी की बात आप सुन रहे हैं। कल बड़े आंदोलन का ऐलान किया है, हालांकि आपकी पार्टी, आपके मंत्री प्रधानमंत्री तक सामने आ गए, लेकिन किसान फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं प्रॉब्लम कहां रही है। क्या आपके समझाने में दिक्कत है? ये देखिए, हमारा ये मानना है कि हमने जिन परिस्थितियों से इस समय देश दुनिया गुजर रही है, उन परिस्थितियों की सीमाओं में रहते हुए देश के किसानों को, देश के नागरिकों को, देश के राजनीतिक नेताओं को भी इन कानूनों में जो श्रेष्ठ बातें हैं वो समझाने में अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है जी। बहुतायत, बहुसंख्यक लोग उन श्रेष्ठ बातों को, इनमें जो किसान के हित की चीजें हैं उनको समझ चुके हैं। परंतु कुछ मित्र ऐसे हैं जिन्होंने शायद ये ठान रखा है कि हम नहीं समझेंगे। एक वो हमारे यहाँ पंजाबी में कहावत है जी कि ਤੁਹਾਡੀ गल सिर मत्थे परनाला उत्थे दो उत्थे, अर्थात आप जो कह रहे हैं वो बात तो सही है, लेकिन पतनाला वहीं का वहीं गिरेगा।
एमएसपी जैसे एक कहावत और हटाया है गांव क्या? में कि आपकी नहीं। बात सब सही है, सर एक- माथे है, लेकिन खटोला तो यहीं बिछेगा, ये भी कहा जाता है। हाँ, कुछ ही कह लीजिए। जी। मैं इसको इस रूप में थोड़ा विस्तार देना चाहता हूं कि सरकार से ये सरकार के बारे में ये भ्रम फैलाया गया सुनियोजित रूप से कांग्रेस और उसके मित्रों द्वारा कि समर्थन मूल्य समाप्त किया जा रहा है। जी। समर्थन मूल्य समाप्त करने की के संबंधी कोई एक वाक्य तो छोड़िए, एक शब्द भी नए कानूनों में, प्रस्तावित कानूनों में नहीं है। जी। समर्थन मूल्य चला जाएगा, ये भ्रम फैलाया, भूत आया, भूत आया, भूत आया, ये इस तरह चिल्ला रहे हैं। समर्थन मूल्य जैसे कांग्रेस के शासन में जिन नियमों के तहत मिल रहा था, आज भी उसी के तहत हमने अगली छमाही की घोषणा की है। जी। और ये ऐसे ही रहेगा। संसद के पटल पर प्रधानमंत्री, लेकिन कृषि प्रोफेसर मंत्री साहब, और देश का इसमें शिखर जो नेतृत्व भाकियू वाले या जो वो बात अपोजिशन कह रहा है। डिमांड कर रहे हैं, एक लाइन लिखने में भी क्या प्रॉब्लम आ रही है? साहब, जब इतना बड़ा समझ नहीं आ तामझाम हो रहा है, आप- बिल लेकर आप आए हो, किसानों के लिए अच्छे अच्छे दावे वादे समझिए। कर रहे हो, तो एक लाइन लिख भी दीजिए, सरकार से बात कीजिए अपनी हाँ, सरकार से कि एमएसपी नहीं हटेगा। समझिए तो सही। जी। मान लीजिए, इसको मैं यूं समझाने की कोशिश करता हूं कि आपके जन्म प्रमाण पत्र में जो जानकारी अंकित करनी होती है, जी। वो जन्म प्रमाण पत्र में अंकित होती है। जो जानकारी आपके विवाह के प्रमाण पत्र में अंकित करनी होती है, वो वहां होती है। जी। कभी ऐसा हुआ है क्या कि जिस कानून का संबंध एमएसपी से नहीं है उसमें लिख दीजिए? ये बेतुकी जिद है, और ये किसानों को भ्रम में डाल करके कुछ लोग उसको किसान के नाम पर राजनीतिक हांडी चढ़ा करके अपनी दाल रोटी चलाना चाहते हैं। क्यों बाल मुकुंद जी, दाल कांग्रेस रोटी से हम चल नहीं रही पूछते जो हैं। किसानों के नाम पर चलाने की कांग्रेस कोशिश कर से रहे हैं हम आप लोग? पूछते ठीक हैं। है प्रोफेसर साहब, मैं आऊंगा आपके कांग्रेस पास। से ये पूछा जा कौन सी सकता हांडी है कि चढ़ाना चाहते हैं आप? इन्हीं बातों की ठीक है समर्थन प्रोफेसर करते साहब, मैं थे अपने आऊंगा घोषणा पत्र में। जरा रोटी और दाल हांडी के बारे में पता कर लेने, बाल मुकुंद जी बताएंगे। जी। हितेंद्र जी, देश की आजादी से और 67 साल तक, 2014 में देश की आजादी को 67 वर्ष हो गए थे। जी। ज्यादातर समय कांग्रेस ने शासन किया इस देश में, बहुत सी अच्छी नीतियां बनाई जी। जिससे किसान बिल्कुल जमीन पे, जिस समय हमारा देश आजाद हुआ 10,000 मीट्रिक टन का उत्पादन था, और आज 6,000 मीट्रिक टन से भी ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन है। इस 67 साल में भारतीय जनता पार्टी कभी 2 सीट आई, कभी 10 आई, 67 साल में बहुमत के करीब आए हैं ये। जी। और ये पिछले 6 साल से किसान है, कमेरा है, मजदूर है, दलित है, अल्पसंख्यक है, जो भी लोग हैं आज सब सड़कों पे हैं। जहां तक एक लाइन पे मैं कहना चाहता हूं कि एमएसपी की ये 3 अध्यादेश लेके आए हैं। जी। एक चौथा अध्यादेश लिया है कि एमएसपी व्यवस्था लागू रहेगी मंडियों के अंदर भी और मंडियों के बाहर भी। जी। कोई विषय नहीं है, लेकिन जहां तक ये शब्दों की बात कहते हैं, आप मान रहे हैं यानी कि मंडियों के अंदर एमएसपी जारी रहेगा? मैं ये कहता हूं नहीं, आप मान रहे हैं क्या? पड़ेगा, जारी है, आपके नेता तो वैसे मान गए हैं। रहेगा। मैं ये कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, आप मेरी बात समझिए। जी। देखिए, मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि मैं मतलब किसान नहीं हूं या इस देश का नागरिक नहीं हूं या कोई चीज मुझे समझाई जाएगी। मैं खुद जमींदार हूं और गांव का रहने वाला हूं। नहीं तो तभी आप चौथे विधेयक की जो आप बात कर रहे हैं, आपका कहना है कि एमएसपी मंडियों के अंदर तो है, मंडियों के बाहर भी लागू हो, आप इस तरह की मांग कर रहे हैं ना? नो, मैंने ये कहा है कि इन्होंने कितनी बार कहां लागू किया था मंडी के बाहर कोई एमएसपी? प्रवक्ता साहब, बीजेपी के प्रवक्ता को ये मेरी बात पूरी होने दे ताकि इनको समझ में आएगा, क्योंकि शासन का अनुभव हमारा ज्यादा है। इन्होंने 2 व्यवस्था करी है। ये कह रहे कि मंडी के अंदर एमएसपी लागू रहेगा, शासन का अनुभव आपका ज्यादा है बाल मुकुंद जी, तो क्या आपने इतने सालों के शासन में आप एमएसपी लेकर आए थे? एमएसपी को लेकर कोई बिल आया था? देखिए, 2 चीजें हैं। ये जो आज कानून लेके आए हैं, कांग्रेस ये कानून लेके नहीं आई। कांग्रेस कानून ये लेके आई, किसने रोका था? आप भी लाने वाले थे, आपने भी लाने की बात अपने घोषणा पत्र में की थी कि नहीं बाल मुकुंद जी? पहले मेरी बात सुनो आप। आज इस देश में जब जरूरत हुई हमारी क्रांति लेके आए, बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ खेती में। आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने जिस तरह कहा था कि 1 दिन का उपवास रखना पड़ेगा
और कहां हम अब अनाज निर्यात कर रहे हैं। बाल मुकुंद जी, लेकिन ये सवाल का जवाब नहीं हुआ, आप बात कहीं से कहीं और ले जा रहे हो, जो सीधा पॉइंट नहीं, मैं बिल्कुल पॉइंट पर रहिए ना। पॉइंट मेरा ये है, क्या आप लोगों की, जो आपने खुद कहा कि शासन में सबसे ज्यादा आप रहे, मानते भी हैं और ये इतिहास भी गवाह है, तो क्या उस दौरान कोई ऐसा कानून लेकर आए थे जिसमें एमएसपी का जिक्र हो? एमएसपी लेकर हम आए हैं, एमएसपी लागू हमने कानून लेकर आए क्या? एमएसपी एक व्यवस्था है, जहां तक मैंने पढ़ा है, कानून है क्या उसका आपकी सरकार में? मैं बता, आप सुनिए मेरी बात, मैं आप ही की बात सुन रहा हूं। विश्वास पे होती, हाँ जितेंद्र जी, आप भी सामाजिक परिवेश में रहने वाले व्यक्ति हो, ये विश्वास का सौदा है। आज से 4-5 यही तो ये सरकार कह रही है, ये सरकार भी तो यही कह रही है कि एमएसपी जारी रहेगी। मेरी बात सुनिए, बहुत नम्रता से एक बात कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए, आपको भी एमएसपी के लिए मैं ये कहता हूं, व्यवस्था पहले से मौजूद है वो रहेगी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 6 वर्षों के दौरान उस व्यवस्था को मजबूत किया है, बेहतर किया है। कांग्रेस, ठीक है, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। इनेलो और जेजेपी के भी नेता हमारे साथ हैं। ओंकार जी, आपकी पार्टी के नेता का तो बयान सुन रहा था, कांग्रेस और बीजेपी दोनों को सांपनाथ और नागनाथ बता दिया, किस पर विश्वास करे किसान? व्यवस्था होगी। ठीक है, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। ठीक है जी, ओंकार जी। हाँ जी सर, जो ये 3 अध्यादेश लेके आए हैं जी, इन तीनों अध्यादेशों में कमी जो है, एक एमएसपी की है, एक एपीएमसी मंडियों की है और एक अदालती कार्रवाई की है जो इन्होंने रोक दी जी। अगर इनके मन में शंका नहीं है, आज मैं ये कहना चाहूंगा, प्रदेश और देश की सरकार की विश्वसनीयता हो चुकी है। अगर एक बात कहने के लिए प्रधानमंत्री को बार बार आना पड़ रहा है और प्रधानमंत्री भी किसानों को नहीं समझा पा रहा है और समझा ये खुद नहीं पा रहे क्योंकि इनकी विश्वसनीयता नहीं है जी। ये बार बार झूठ बोलते हैं, कभी 15 लाख, कभी 2 करोड़ रोजगार, इतने झूठ बोले इन्होंने कि जनता इनकी बात पे विश्वास करना छोड़ चुकी है। अब झगड़ा क्या है? कल भारत बंद का ऐलान किया गया, इतना नुकसान होगा देश का, लेकिन इनको समझना चाहिए अगर इनकी मंशा, इनकी नीयत और नीति साफ है तो क्यों नहीं एक अधिनियम अलग से ले आते एमएसपी के लिए? एपीएमसी मंडियां खत्म नहीं होंगी, क्यों नहीं स्पष्ट उसमें वर्णन कर देते? और तीसरा, जब उद्योगपति और किसान में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट होगा तो इन्होंने स्पष्ट मेंशन कर दिया कि वो एसडीएम या डीसी ही निपटाएंगे। डीसी के बाद तो उसकी कोई अपील या दलील नहीं होगी। आपको याद होगा एक बार डीसी के बाद तो कोर्ट का विकल्प खुला हुआ है, नो अपील नो दलील। ओंकार जी, डीसी के बाद तो कोर्ट का सिस्टम, कोर्ट का ऑप्शन खुला हुआ है, ये तो बिल में है। नहीं, शुरुआत है वो एसडीएम से होगी क्योंकि कोर्ट के चक्कर किसान नहीं लगा सकता, पैसे ज्यादा खर्च होंगे। जो मैंने बिल पढ़ा वो मैं आपको बता रहा हूँ जी। मैं उत्तर दे देता हूँ इनको थोड़ा स्पष्ट। मैं आऊंगा आपके पास प्रोफेसर। जो मैंने पढ़ा मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो सवाल उठा रहे हैं इनका उत्तर देना बहुत जरूरी है। मैं उत्तर ले लूंगा, आपके सहयोगी अरविंद जी भी काफी देर से बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी ले लूंगा। प्रोफेसर साहब जी जी बिल्कुल, अरविंद जी से जरूर पूछें जी। जितेंद्र जी, अगर इनका मन साफ है, इनकी नीति साफ है, तो एमएसपी का नियम और कानून क्यों नहीं बनाते जी? और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, एमएसपी के नाम पर वर्ष 2012 में इनके मंत्री सुभाष बराला जी, जो पीछे प्रदेश अध्यक्ष थे, और मौजूदा ओपी धनखड़ जो उस वक्त कृषि मंत्री थे और अब प्रधान है, उन्होंने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया था कि गेहूं का मूल्य 2100 रुपए होना चाहिए जी। आज 7 वर्ष हो गए, 7 वर्ष में भी ये 2100 नहीं कर पाए, 75 हुए। 6 वर्ष उन्हीं बातों को दोहराया जा रहा है बारंबार। इनकी बातों पे विश्वास, मैं इनके मन के कुछ कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं। ठीक है अरविंद जी, आपने सभी लोगों की बात सुनी, आराम से आप सुन रहे हैं। क्या किस तरह से विश्वास जो किसान है उनको दिलाएंगे आप हरियाणा में, क्योंकि बड़ा आंदोलन कल होने वाला है? नहीं, पूरे देश के किसान को सरकार पे भरोसा है और सरकार की ओर से खुद प्रधानमंत्री जी ने, कृषि मंत्री जी ने और भी तमाम नेताओं ने, हरियाणा में अगर हम बात करें तो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने और भी तमाम नेताओं ने किसानों को आश्वस्त किया है कि एमएसपी के साथ कहीं किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है, कहीं मंडी व्यवस्था खत्म नहीं हो रही। जैसे आज तक चलती आई है ये व्यवस्था, उसी तरह से आगे भी चलती रहेगी। और आगामी जो फसल है, इस बार की जो फसल है हमारी, वो उसके लिए जो रेट है एमएसपी का, उसमें भी बढ़ोतरी सरकार की ओर से की गई है।
इससे ये स्पष्ट होता है कि इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जा रहा इस व्यवस्था में। ये तो एक ओपन मार्केट, ओपन जो मंडी व्यवस्था जो लाई गई है वो किसान के फायदे के लिए है। और किसान को, जो इस प्रदेश का किसान है, अब उसे शुरू में जरूर कांग्रेस के लोगों ने और विरोधियों ने भड़काने की कोशिश की थी, परंतु किसान अब इस बात पर विश्वास करने लगा है जब ये एमएसपी के रेट बढ़ गए कि सरकार एमएसपी को खत्म करने नहीं जा रही है। अगर ऐसा होता तो फिर रेट नहीं बढ़ाती सरकार। तो अब किसान को भरोसा है। हाँ, कुछ उन लोगों को भरोसा नहीं है इस व्यवस्था पर, इस सरकार पर, जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं या विपक्ष से जुड़े हुए हैं, जिनकी मजबूरी है सरकार का विरोध करना। जबकि कांग्रेस, एक मिनट, अपनी बारी का इंतजार करें। तो जबकि कांग्रेस खुद अपने घोषणा पत्र में ये वादा कर चुकी है कि इसी तरह की व्यवस्था हम लागू करेंगे। दूसरी बात, मेरे एक मित्र इनेलो के जो साथी अभी कह रहे थे, आपने खैर बहुत अच्छा किया, आपने उनका जवाब दिया कि कोर्ट में जाने से कहीं कोई रोक नहीं है। देखिए, ये एक लोकतांत्रिक सरकार है, इस देश में लोकतंत्र का राज है। यहाँ कोई भी ऐसा बिल कोई सरकार नहीं ला सकती जिसमें ये कहा जाए कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते। हाँ, ये जरूर व्यवस्था है कि कोर्ट की जो प्रक्रिया है वो लंबी है, धीमी है और किसान के लिए आसान नहीं है। इसलिए कोर्ट से पहले एसडीएम, डीसी के थ्रू वो अपील अपनी लगा सकता है। तो ऐसी व्यवस्थाएं इसी कानून में नहीं है, इसी बिल में नहीं लाई गई, इस अध्यादेश में नहीं लाई गई। इससे पहले और भी बहुत से ऐसी चीजें हैं जिनमें इस तरह की व्यवस्थाएं, जैसे जमीनों के मामलों का जो निपटारा होता है वो तहसील स्तर पर, एसडीएम स्तर पर भी उसकी अपील लगती है, उसके बाद फिर वो कोर्ट में जाते हैं मामले। तो ये किसानों के और लोगों के फायदे के लिए व्यवस्था की जाती है। तो इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ गुमराह करना है किसान को, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। किसान को इससे फायदा होना है। अभी जो हमारी बिल्कुल अरविंद जी, राकेश जी हमारे साथ हैं जो बागियों के प्रवक्ता हैं। राकेश जी, क्यों गुमराह हो रहे हैं आप, जबकि बार बार सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया और कोरोना का जो समय चल रहा है, ऐसे में लग नहीं रहा कि आप किसानों के फायदे के लिए कम, उनका नुकसान ज्यादा करा देंगे? अगर ज्यादा भीड़ इकट्ठी होगी, ज्यादा उनकी जान को खतरा होगा। ये जो पूंजीपतियों की व्यवस्था खड़ी करी जा रही है, साथ साथ मंडी से बाहर जो बताई जा रही है, उसमें क्या दिक्कत आ रही है सरकार को एमएसपी की गारंटी कहने में। दूसरी बात, ये जो है जून में ऑर्डिनेंस आए थे, उसके बाद किसान का मक्का बिका, कितना मक्के में वृद्धि आई? कपास में कितनी वृद्धि आई? क्यों नहीं इनका जो बेनिफिट जो है किसान को मिला? केवल और केवल गुमराह कर रहे हैं सरकार किसानों को। लेकिन राकेश जी, किस तरह से पूंजीपतियों का जो आरोप लगा रहे हो, थोड़ा स्पष्ट कीजिए, किस तरह से आप ये कह रहे हैं कि पूंजीपतियों को फायदा होगा? देखिए, मंडी व्यवस्था से बाहर एमएसपी की गारंटी कर देना किसान को। यदि अच्छा कानून था तो किसने रोका था उसके बाद में खरीदने से पहले मंडी के अंदर भी? आप बताएं, यदि यही चीज आप कह रहे हैं कि मंडी के अंदर फालतू रेट देने किसने रोका था आज तक का? लेकिन राकेश जी, जो मैंने बिल पढ़ा है उसमें साफ तौर पर है कि मूल्य की गारंटी रहेगी, यानी कि अगर जो किसान है उसको मार्केट में भी जाने की जरूरत नहीं है, कंपनी उसके खेत तक पहुंच सकती है और जिस रेट पर बात होगी उस रेट को उसे 3 दिन के अंदर भुगतान करना पड़ेगा। अंग्रेजी बात समझिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में है जी, मंडी के बाहर वाली व्यवस्था में नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो अब भी हो रही है। मेक्सिको का आपने देखा नहीं था, जब दूसरे किसान ने बीज लग लिया था तो उसके 4 करोड़ रुपए का जुर्माना, और कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो था। जानकारी नहीं है इसके बारे में। नहीं, शायद मुझे लग रहा है आपने बिल सही से पढ़ा नहीं है राकेश जी। क्यों नहीं पढ़ते जी? जो सरकार का कहना है, जो बिल में लिखा है, वो मूल्य की गारंटी दे रही है। अगर भाव बढ़ते हैं उस दौरान तो उसका फायदा भी किसान को देना पड़ेगा, ये बिल में है। देखिए, मंडी व्यवस्था की कानून, किसान की जमीन किसान की रहेगी, उसे किसी भी कीमत पर कोई भी पूंजीपति, कोई भी कंपनी अपने नाम नहीं कर सकती है, उसमें किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर सकती है। इससे ज्यादा गारंटी और क्या होगी? क्या केसीसी का लोन देने की व्यवस्था कंपनी को नहीं करेंगे लोग? क्यों झूठ बोल रहे हैं लोगों से? ये तो वीरेन जी बताएंगे आपको। प्रोफेसर साहब, झूठ बोलने का आरोप। देखिए, मैं एक बात बहुत विनम्रता से कहूंगा, 2019 के चुनाव से पहले कांग्रेस, उसके बड़े बड़े जो नेता हैं जो अभी तक परिपक्व होने में, जिनको अभी और कई दशक लग सकते हैं, वो उनकी मुखिया की माताश्री
10 जनपद के अधिष्ठात्री, इन सब ने प्रधानमंत्री को, भाजपा को, हमारी सरकार को झूठ बोलने वाला बताया। तमाम तरह के षड्यंत्र, अपशब्द जो प्रयोग कर सकते थे इन्होंने किए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की विश्वसनीयता का प्रमाण लोगों ने उनको दोबारा और अधिक मजबूत जनादेश के साथ दिल्ली की जिम्मेदारी सौंप करके दी। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि हम पर भरोसा नहीं कर रहे और हम झूठ बोल रहे हैं, ये मुट्ठी भर लोग हैं। इतने विरोधी हमेशा सबके रहते हैं और इन्होंने बार बार इस तरह के आरोप हम पर लगाए हैं। जब कोई इस तरह के आरोप लगाता है तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम सच्चाई लोगों के सामने प्रजातांत्रिक ढंग से रखते चले। हम रख रहे हैं और हमारी बात अधिकांश किसानों को समझ में आ रही है। एमएसपी को लेकर झूठ बोला, गुमराह किया। जब एमएसपी नहीं मिलेगा, ये आप किसान को कहोगे ना हरियाणा के, तो वो चिंतित होगा। एमएसपी मिल रहा है, मिलेगा, हमने अगला भी घोषित कर दिया, तो किसान कंफ्यूज नहीं है, किसान के मन में कोई भय नहीं है। एक और झूठ बोल रहे हैं, मैं इनके झूठ बताता हूं। ये कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू हो गई तो किसान तो अपनी खेती पे मजदूर बन जाएगा। आपने स्वयं कहा अभी कि कानून में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि कुछ भी हो जाए, कितनी भी खराब परिस्थिति आ जाए, कोई कॉन्ट्रैक्ट करने वाला पक्ष वो किसान की जमीन की मिल्कियत पर निगाह नहीं डाल सकता, नजर भी उठा के नहीं देख सकता किसी कीमत पर। तो जो कानून में अच्छी बातें लिखी हैं वो बता नहीं रहे, गोरख धंधा अपना चलाना चाहते हैं। मैं फिर कहूंगा कि अपनी राजनीतिक रोटियां किसान के नाम पर सेकना चाहते हैं, ये ठीक वैसा ही है। लेकिन आरोप को प्रोफेसर साहब आपकी सरकार के ऊपर भी है कि लाठी चार्ज से आपने लाठियों से किसानों को सेक दिया। बिल्कुल भी नहीं, मैं फिर दोहराऊंगा, बहुत स्पष्ट करूंगा आपके माध्यम से कि कांग्रेस और दूसरे कुछ राजनीतिक दलों के बहकावे में, भ्रम में आकर के कुछ लोगों ने नियम तोड़ने की कोशिश की, वहां छोटा मोटा टकराव हो गया तो उन पर लाठी चलाई जाएगी। चाहिए था एक भी नागरिक को लाठी नहीं लगनी चाहिए। मैं कल इनका प्रदर्शन है ना किसानों नहीं, इस लाठी चार्ज पर तो जेजेपी के नेता ने माफी भी मांगी है। अरविंद जी, आपके नेता ने तो माफी भी मांगी है, जांच की मांग भी की है। अरविंद जी, एक बात मैं कह दूं अरविंद जी से पहले, प्रोफेसर साहब मैं आऊंगा। अरविंद जी बताइए। हर किसान हमारा है और कल आंदोलन है, हम ये चाहेंगे कि प्रदर्शन करें, अपनी अरविंद जी क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? लेकिन कानून को अपने हाथ में, तो मेरा यही सवाल है, वो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि आपके चैनल के कोई लाठी चार्ज नहीं, लेकिन आपके नेता ने तो माफी मांगी है और कल तो बड़ा आंदोलन होगा, यानी कि कल भी ऐसी घटना हो सकती है। आगे बढ़ना चाहिए पीछे की चीजों को छोड़कर। दिन कोई ऐसी मंशा थी, इंटेंशन नहीं थी कि लाठीचार्ज किया जाए, ना आज है। कल अगर प्रदर्शन होता है, मौके पर अगर कोई घटना ऐसी होती है तो कहा नहीं जा सकता लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि होता क्या है, इस तरह के जो आंदोलन, लेकिन इस लाठी चार्ज पर आपके नेता ने माफी मांगी है, जांच की मांग की है। अरविंद जी मैं उस पर दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। दिग्विजय चौटाला जी ने ये कहा था कि अगर किसी किसान भाई को जो अगर ये लाठी लगी है तो हम ये मानते हैं कि वो चौधरी देवीलाल के परिवार पे लगी है और हम उसके लिए माफी मांगते हैं। परंतु होता क्या है, किसानों की आड़ में पीछे भी हमने देखा, भी 3 दिन पहले कांग्रेसी लोग आगे रैली में 4 ट्रैक्टर चलाकर, बाकी पीछे ऑडी और बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ियों पर कांग्रेस के झंडे लगाकर पूरे हाईवे को जाम करते हुए आ रहे थे अंबाला में और इधर कई जगह ये इस तरह के नजारे देखे। और हो सकता है कल भी यही हो कि ये कांग्रेस और जो दूसरे छोटे छोटे जो राजनीतिक दल हैं जो वजूद, कल भी हो सकता है बाल मुकुंद जी का, कल भी इसी तरह की तैयारियां हैं, ऑडी और बड़ी बड़ी गाड़ियों में किसानों को पहुंचाया जाएगा। ये लोग किसानों की आड़ लेकर ये लोग इस तरह का बुखार है जी। जैसे दिल्ली में सीए की आड़ में षड्यंत्रकारियों ने रातों में बैठ करके आग लगाने की साजिशें रची। किसानों के मुझे लोगों को अंदेशा है कि ये ऑडी गाड़ियों में आए करना चाहेंगे कांग्रेस, गरीब किसान के ट्रैक्टर जला दिए। एक बात ज्यादा क्या होगा? अब इनको रोकिए, आप इनको रोकिए। हम तो ये कहेंगे कि ये भोले भाले किसान को गुमराह ना करें, प्रजातांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करना आपका हक है, राहुल गांधी का भी है, सोनिया गांधी का भी है, लेकिन किसान को आगे करके उसको पिटवाने के लिए, भड़का करके, आगजनी करने के लिए रास्तों पर खड़े होकर के कानून तोड़वाने का अपराध न करें। अगर ऐसी कोई घटना होती है उसके लिए जिम्मेदार राहुल गांधी। ठीक है प्रोफेसर साहब, मैं सुनूंगा, बाल मुकुंद जी की भी सुन लीजिए जरा जी। देखिए, कांग्रेस एक राजनीतिक दल के तौर पर
किसी भी गरीब के साथ, मजलूम के साथ, दलित के साथ, बहुत ही ऐसा है जो आखिरी पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है, अगर उसके साथ अन्याय होता है तो कांग्रेस उसके साथ खड़ी है जी। पीपली में किसानों के साथ जो बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की, उससे अगले दिन हमारे नेता ने उनको कौन ले गया था पंडित जी, ये तो 70,000 एकड़ जमीन कब्जा कर अपने मित्रों को दे दी, तोड़वाने प्राइवेट के लिए बिल्डरों को। उनको कौन भड़का रहा था पंडित जी, उसकी जिम्मेदारी ले लीजिए। जमीन आप समझदार हैं, ये बीच में नहीं बोलते। कब्जा कर अपने पहले बात सुनिए, बिल्डर दोस्तों को दी। ये जितेंद्र जी देखो, आप गरीब के साथ ये क्यों कोई खड़े? डिबेट का स्टैंडर्ड नहीं कांग्रेस तो है। रॉबर्ट वाड्रा की पार्टी है। आप तो जमीन भाई साहब, आप तो पार्टी भी नहीं है, आप तो गिरोह हैं। ये जो जेजेपी है, लोकदल की इस तरह के बात करने वाले गिरोह, पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये पार्टी है, बाकी तो गिरोह है। ये पार्टियां राष्ट्रीय, और मैं तो ये सोचता हूँ कि आने वाले समय में हमारी जो गिरोह कहना ठीक नहीं है बाल मुकुंद जी। चुनाव आयोग ने उनको पार्टी के तौर पर मान्यता दी है और उसका सम्मान करना चाहिए। ये आप बीच में बोल रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं मेरा, तो ठीक है, लेकिन इस तरह के भी शब्द आप यूज मत करिए। अरविंद जी, आप उनकी अपनी बात कहने दीजिए बाल मुकुंद जी को। मैंने इनके लिए क्या कहा है? मेरे लिए बीच में आप मेरा समय है, मेरी सुन तो लीजिए। नहीं, आप अपने आप को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे हो ना। 76,000 एकड़ जमीन कब्जा कर लूट कर बीच में बोल रहे हैं किसान की 76,000 एकड़ जमीन फिर बीच में बोल रहे हैं। सिंह हुड्डा ने आपको जितेंद्र जी एक बात बताइए, जो सब जुडिशियल मैटर है उस पे जेजेपी के प्रवक्ता इस तरह के शब्द बयान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अच्छी बात है। मैंने गलत क्या बोला? मैंने आप ये क्या बात करें? आपको भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ज्यादा खौफ है क्या? किसी का नाम लेकर राजनीति, आप कांग्रेस पार्टी की बात करिए। आज हमारी अध्यक्ष कुमारी शहजादी है, आप बात करिए ना, आप कुमारी शहजादी सड़कों पे हैं, आप बोलिए ना। हमारे जो नेता है, आप मेरी बात सुनिए, हमारे जो नेता आप लोगों की करनी है, कुमारी शहजादी सिरसा से 2 बार एमपी रही है, अम्बाला से 2 बार एमपी रही है। देखिए, इस तरह से तो बहस हो नहीं पाएगी। किसानों के मुद्दे से हटकर आप एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने पर आ गए। मेरा समय जितेंद्र जी, आप उनको बोलो वो चुप रहेंगे। समय आपने मुझे दिया है, किसानों के लुटेरे, मैं अपनी बात रखूंगा। कांग्रेस पार्टी की बात रखी जाएगी। आज विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की आवाज को दबाया जा रहा है। आप मेरी बात नहीं, आवाज नहीं दबने देंगे बाल मुकुंद जी, आपकी आवाज नहीं दबने देंगे। आप अपनी बात कीजिए, ठीक है अरविंद जी? उत्तर दे दीजिए। अरविंद जी, मैं आपके पास आऊंगा तब आप बोलना, ठीक है? सिर्फ एक सवाल का उत्तर अच्छी आवाज में दे दीजिए, ऊंची आवाज में। बाल मुकुंद जी, आप एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए हरियाणा के लोगों को। आप इतनी बड़ी बात ना करें। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, आप किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कांग्रेस के राज में खूंटी पे क्यों टंगी रही? तो सबसे छोटा आपकी पार्टी का स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कांग्रेस के राज में खूंटी पर टंगी रही, क्यों? तो उसके पिताजी माफी ये बता दीजिए, ऊंची आवाज में बताइए, मैं चुप होकर के सुनूंगा। आप व्यवस्था की बात क्यों नहीं लागू कर पाए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में या मनमोहन सिंह के समय में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को? पंडित जी, ऊंची आवाज में बताइए, आपकी आवाज दबने नहीं देंगे हम। कांग्रेस ने तो जमीन से लेकर ईमानदारी से लेकर इस देश को, इस प्रदेश को सबसे ज्यादा लंबे समय तक हमने शासन किया इस देश को और इस प्रदेश को, और हमने बड़ा खुशहाल बढ़ाया इस देश और प्रदेश को। कांग्रेस पार्टी ने नीतियों के आधारित राजनीति की है, नीतियों से हटकर कांग्रेस ने कभी राजनीति नहीं। स्वामीनाथन पर एक सीधा सा उत्तर दे दीजिए, ब्रह्मदेव आपकी बड़ी कृपा होगी। क्यों नहीं लागू करी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस कमेटी के प्रधान थे, लागू करने के लिए हमें आना पड़ा। क्यों नहीं लागू करी? सरल भाषा में समझा दीजिए, किसान को भी समझ में आ जाए। और मैं और अरविंद जी मौन होकर सुनेंगे आपका उत्तर। जी ठीक है जी। बाल मुकुंद जी, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ जी, डिस्कनेक्ट हो गया था, नंबर जुड़ गया था। चलिए, बाल मुकुंद जी से शायद कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। बाल मुकुंद जी, आवाज मिल रही है आपको? अच्छे का डिस्कनेक्ट हो जाता है ऐसे, अब सवाल नहीं सुन पाएंगे। जितेंद्र जी, हमें समय दीजिए। ठीक है जी। ओंकार जी, बाल मुकुंद शर्मा। जितेंद्र जी, ये जो बीजेपी के लोग बार बार कह रहे हैं कि एमएसपी लागू रहेगा, एमएसपी लागू रहेगा, आप इनकी विश्वसनीयता, ये विश्वसनीयता अपनी खो चुके हैं। इनके प्रधानमंत्री को भी कहना पड़ रहा है, मुख्यमंत्री को भी कहना पड़ रहा है। आज इनकी बात पर विश्वास कौन करे? उसका कारण ये झूठ इतने ज्यादा बोल चुके हैं।
अब इनकी बात पे हमको- विश्वास नहीं है। और मैं कहना चाहूंगा ये हमको तीनों इसलिए अध्यादेश कहना पड़ रहा है ये कि जून किसान के महीने हित में में लेके उसको आए। समझाना मेरी चाहते बात हैं। सुनिए, हम जून गुमराह महीने नहीं में करना लेके आए। चाहते। जून में पूरे आप देश में किसान के लॉकडाउन भोले लगा बन हुआ कर था। नाजायज फायदा ऐसी उठा रहे क्या हैं। आपातकालीन की स्थिति थी कि इनको इसी जून में लेके आना था? पूरा देश तो घरों में बंद था और ये साजिश रच रहे थे किसान को किसी तरीके से लूटा जाए, किसान को किस तरीके से उद्योगपतियों के हाथों में दिया जाए। आपने इन्होंने संसद का सत्र भी नहीं बुलाया, राष्ट्रपति जुमला का ना आदेश लागू फेंके, कर दिया। समझा और मैं दीजिए बताना किसान चाहूंगा, कैसे लुटेगा। राष्ट्रपति का लेकिन अब तो आदेश संसद के सत्र में बिल पास भी करवा दिया। संसद में कैसे होगा? संसद सत्र में नहीं है या फिर आपातकालीन स्थिति है। जी। ऐसी कौन सी आपातकालीन स्थिति होगी कि इनको संसद में बिल लाने की बजाय राष्ट्रपति से अध्यादेश बनाना पड़ा? और ये कहती है एमएसपी लागू रहेगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि मंडियों में अब तो दोनों सदनों से पास भी हो गया ओंकार जी। मंडी से बाहर परचेज की जाएगी उसका जिम्मेवार कौन होगा? अध्यादेश लाए लेकिन बिल तो फिर भी संसद में लाना पड़ा, संसद से पास कराना वो तो पड़ा। बाद में लेके आए ना जी, जून में ऐसी कौन सी लेकिन ठीक है, लेकिन फिर भी संसद में तो पास हुआ ना, कोई भी बिल हो वो संसद से पास कराना पड़ेगा। ऐसा वो तो इतना आपकी समझ मजबूरी लीजिए। है। कहीं बाहर वो तो घूमने चले गए वो थे तो क्या? संविधान इतना में लिखा समझ हुआ कि लीजिए। 6 महीने के जी। बाद पास कराना होगा, वो तो आपकी मजबूरी है। नहीं तो मुझे आप वो भी 1 पास मिनट दे नहीं दें, आप तो कराते। बड़ी कृपा होगी। मैं कहना चाहता हूँ जब ओपन मार्केट में किसान और उद्योगपति दोनों बंदे होंगे तो उनमें से जो पावरफुल होगा वो अपनी तरफ से दूसरी पार्टी को बेंड कर लेगा। जी। अब हमारा किसान ठीक है। हम किसान के ठीक है, राकेश जी। किसान से पावरफुल किसी को नहीं होने देंगे। मैं आप दोनों के पास आऊंगा। राकेश जी, पक्ष में खड़े हैं। आज कांग्रेस आप किसानों का समर्थन कर रही है, एक तरह से क्या बिल का विरोध कर रही है, लेकिन इसी कांग्रेस ने उस समय अपने घोषणा पत्र में ये बात कही थी, इनको झूठ फैलाने नहीं देंगे। बहुत बिल को लाने की बात कही थी। यानी हम ये माने जी कि न कांग्रेस कम रही न बीजेपी कम रही किसान को लूटने में। जी बिल्कुल उन्होंने पुरजोर लूटा है किसान को। जिस सरकार ने आज किसान यदि के खाते BJP में नगद यदि पैसा BJP पहुंचाया ये बात कह रही हो, कि हमने कांग्रेस जिसने की स्वामीनाथन बनाई है, आयोग की तो रिपोर्ट बोलना लागू चाहिए की हो, BJP को, उसको जो अगर ये आप बात लूटने कह वाला रही कह रहे हो तो किसान अपने लागू किसान करी, के बारे में स्वामीनाथन समझ की पर सवाल रिपोर्ट उठाना ये तो पूछ मेरा हक लीजिए। बनता है। कोस्ट प्लस 50% सीट किसान के खाते में सीधा नकद राशि भेजने वाले प्रधानमंत्री पर सवाल उठाओगे। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने वाली सरकार पर सवाल उठाओगे। ठीक है राकेश जी, मुझे एक सवाल का जवाब और दीजिए जो मैं समझना चाहता हूं। राकेश जी, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है जो आप कर रहे थे, जो आरोप लगा रहे थे, मैंने ज्यादातर देखा है गांव में एक बटेऊ वाला काम चलता है कि किसान अपनी खेती का जिम्मेदारी दूसरे किसान को दे देता है, और एक बटेऊ जिसे बोलते हैं हिस्सेदारी उसका क्या मतलब है? क्या वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं होती छोटे लेवल पर? स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से 21 रुपए गेहूं का रेट मांगा था, आज से 6 साल पहले दे दिया अपनी सरकार ने। राकेश जी, मेरा सवाल सुना आपने? किसान को गुमराह करने में और उसको उलझाए रखने में उनका फायदा है। सामने बैठ के जी। फिर कहते हैं हम किसान के सच्चे हितैषी हैं, ये हमारा दावा ही नहीं है, हमारे काम बोलते हैं। लेकिन कुछ लोग किसान तक सच्चाई नहीं जाने देना चाहते। राकेश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अपनी रोटियां राकेश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि इनके चेहरे को पढ़िए, इनकी करतूतों को। राकेश जी, मेरा सवाल यह है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात जो आपने कही है, वो एक तरह से जो बटेऊ पर जो खेत दिए जाते हैं गांव वगैरह में, उसका क्या मतलब है? वो भी तो एक तरह से छोटे लेवल पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है। हरियाणा का किसान तो जाने बढ़िया डाल, एन बढ़िया डाल जाने, कांग्रेस का पार्टी किसान की हितैषी नहीं हो सकती, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आपको जो कहा किसान के लिए हम कर रहे हैं, करके दिखा रहे हैं। कांग्रेस को पूछ के जी, कांग्रेस के नाम पर रोटियां सेक रहे हो आप। कांग्रेस के नाम पर किस तरह से रोटियां सेक रहे हैं बालमुकुंद जी, जरा बताइए। पिछले नए मैं बताता कानूनों के हूँ साथ है। और आप जो घोषणा पत्र में जो जिस बिल की बात कर रहे थे, क्या उसमें एमएसपी की गारंटी थी? पेशी रहेगी तो हम पहरेदारी करेंगे किसान के लिए। आप पढ़ लीजिए। मैं एक जिम्मेवार प्रवक्ता के तौर पर, आप मुझे डिबेट पे बैठे, मैं आपको कॉपी भेज दूंगा, एमएसपी की गारंटी थी उसमें। जी, एक बात सुनिए यतेंद्र जी, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, कांग्रेस जो है एक जिम्मेवारी के साथ राजनीति करती है, क्योंकि कांग्रेस को पता है हमारी 150 साल की तपस्या है, देश की आजादी में हमारा योगदान है, और ये 67 साल, जैसे मैंने आपको बताए, 67 साल में ज्यादा साल हमने शासन किया है। हम आने वाली पीढ़ियों के प्रति जिम्मेवारी है हमारी,
इन लोगों की जिम्मेवारी खुद के प्रति भी नहीं है, हमारी जिम्मेवारी आने वाली नस्लों के लिए है। कांग्रेस कभी भी एक भी काम इस तरीके का छुए की भी नहीं। किसान और किसानी से जुड़े लोग 70% आबादी इस देश की किसानी करती है, उसके लिए इस तरह का बिल क्यों नहीं लेकर आए आप लोग? जब आपकी सरकार थी, आपकी पार्टी की सरकार थी, तो इस तरह का बिल क्यों नहीं लाया गया? से ये पूछ रहे थे, आप किसान नेता से ये पूछ रहे थे, कोरोना काल के बीच में आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आपने सरकार से पूछना चाहिए था कि आपने कोरोना काल के बीचों बीच आदेश लेने की क्या जरूरत थी। और रही बात रेट की, अभी मेरे प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि हमने रेट बढ़ा दिया। अभी फसल तो आनी है धान की, और ये एमएसपी लागू कर रहे हैं, क्यों जारी कर रहे हैं? एमएसपी अभी इन्होंने घोषित करी क्यों की, जबकि खेती आनी है जीरी की। अरविंद जी, आप लोगों के ऊपर भी है, आपकी सहयोगी पार्टी की सरकार है अरविंद जी, ठीक है। कांग्रेस जिम्मेवारी के साथ ये कहती है हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अच्छा करेंगे, हम अपना भविष्य निर्माण करेंगे, ताकि हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़े होंगे। हम ये देश जब आजाद हुआ था अविकसित राष्ट्र था, कांग्रेस के शासनकाल में विकासशील राष्ट्र हुआ। अरविंद जी, आपने बात सुनी बालमुकुंद जी की? बालमुकुंद जी कह रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी थी उनके बिल में, हालांकि सालों तक उनकी सरकार रही, वो बिल नहीं लाया गया। अरविंद जी, जितेंद्र जी मैं बोलना चाहता हूं इसमें जी। जितेंद्र जी, आज ये कह रहे हैं कि मुट्ठी भर लोग आंदोलन कर रहे हैं, इनको करोड़ों लोग नजर नहीं आ रहे जो देश का किसान सड़कों पे है, और ये कह रहे हैं कि किसान को विपक्षी दल बरकरार रहे हैं। क्या किसान इतना ना समझ है? वो इतना ना समझ नहीं है, नहीं आप समझो उसको, आप समझ आ नागरिक हैं भाई साहब, क्या कर रहे हो? जो करोड़ों किसान इन कानूनों के पक्ष में हैं, प्रजातांत्रिक हक उनके भी हैं, आप उनके हकों पर डाका नहीं डाल सकते, धक्का नहीं कर सकते उनके साथ। और ये कह रहे हैं कि लाठीचार्ज नहीं हुआ, इनके गृह मंत्री कहते हैं कि लाठीचार्ज नहीं हुआ। देश के करोड़ों किसान इन कानूनों का लाभ समझ चुके हैं, ऐसे लोगों के ऊपर करोड़ों किसान इन कानूनों। देखिए, एक एक करके बोलेंगे तो ठीक है, इस तरह से चर्चा नहीं हो पाएगी क्योंकि समय भी कम है हम लोगों के पास। जी देखिए, जिस तरह से शांतिपूर्ण आरक्षण आंदोलन का माहौल खराब किया उसी तरह से किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन का माहौल ये फिर से खराब करना चाहते हैं जी। ये जिस तरह से कांग्रेस ने पहले हरियाणा में दंगे कराए, वही स्थिति आज फिर पैदा करना चाहते हैं। लेकिन अरविंद जी, क्या तैयारी क्या है? अगर कल किसान आंदोलन करता है, कल बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरता है, तो सरकार की क्या तैयारी है कि पहले की तरह स्थिति ना हो? किसानों के लिए और जैसे ही लोकसभा राज्यसभा में पास कराने का मौका आया, उसके बाद उन्हीं के साथ मैंने हाथ निकल गए, यहाँ छोड़ गए बेचारे अपने कार्यकर्ताओं को झगड़ने के लिए, पिटने के लिए। देखिए, जिस तरह की स्थिति आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो साफ है कि किसान किस तरह से कंफ्यूज होता है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, इसी तरह से कंफ्यूजन की स्थिति पैदा रहती है। अपनी अपनी बातें कहते हैं, लेकिन एक दूसरे को सुनने का कोई भी मौका वो नहीं देते हैं और केवल अपनी अपनी कहते हैं। फिलहाल इस बड़ी बहस में इतना ही, और शायद यही कारण है किसान को हमेशा कंफ्यूज रखा जाता है, चाहे वो उसके हित में लिए गए फैसले हों या उसके विरोध में किस तरह से फैसले जाते हैं। किसान समझ ही नहीं पाता और सड़क पर उतरने को मजबूर होता है। फिलहाल बड़ी बहस में इतना ही। इंडिया न्यूज हरियाणा पर खबरों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा।